हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, फिर इसी टॉपिक के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझेंगे, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, है ना। इट मीन्स आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और बात कि अब आप लोगों का टेस्ट होगा और टेस्ट की डेट्स वगैरह आप लोगों को बता दी जाएगी। ठीक है ना, तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो और जितने भी वीडियोस बने हैं उन सारे वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लो और जहां भी दिक्कत आ रही हो उसके लिए आप लोग डाउट पूछ सकते हो। ओके, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। मीन्स प्रेशर को चेंज करने पर सब्सटेंस की गैसियस स्टेट में क्या चेंजेस आते हैं, है ना। तो देखो, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक फैक्ट। अब वो फैक्ट क्या है कि जब किसी गैस पे हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, मीन्स जब गैस का प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, तो एक हाई प्रेशर पे गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। मीन्स गैस की कौन सी स्टेट आ जाती है, लिक्विड स्टेट आ जाती है ना। तो गैस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो इसी कन्वर्जन को मीन्स गैस का लिक्विड में कन्वर्जन किया जाता है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ एनी गैस इनटू लिक्विड इज सिंपली नोन एज लिक्विफिकेशन। ठीक है, तो प्रेशर का गैसियस स्टेट पे क्या असर पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा। तो इफेक्ट ये पड़ा कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं गैस का, तो गैस एक हाई प्रेशर पे लिक्विफाई होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है ना। और उस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा, लिक्विफिकेशन कहा जाएगा। ठीक है, फिर देखो हमने पिछले क्लास में एक और कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर हम वेपर को कूल करते हैं तो क्या बनती है, लिक्विड स्टेट बनती है। मीन्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस में भी क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, और इसमें भी क्या हो रहा है, वेपर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। और वेपर भी क्या होती है, गैसियस स्टेट होती है ना। तो यहां पर भी गैस का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, लिक्विड स्टेट में हो रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर फिनोमेना को स्पेशली क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन मीन्स जब कभी किसी लिक्विड की वेपर को कूल करके वापस लिक्विड बनाया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, कंडेंसेशन कहेंगे। और जो सब्सटेंस पहले ही गैस है उसको हम लिक्विफाई कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को स्पेशली क्या कहेंगे हम, लिक्विफिकेशन कहेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसके बीच में, लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन के बीच में। ठीक है, तो हमें इस पर्टिकुलर फिनोमेना को डिस्कस करना है आज के टॉपिक में। ओके, चलिए अब देखो डिस्कस करते हैं कि गैस पे हाई प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विड स्टेट क्यों बनती है ना। तो उसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि गैसियस सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। तो ये हमने पहले से पढ़ रखा है ना। और साथ ही साथ गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस मींस वॉइड्स काफी ज्यादा होते हैं, है ना। लेकिन लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली ज्यादा होता है और हाई होता है एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट। और साथ ही साथ पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस भी काफी कम होता है, किसमें, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है, गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है। मींस पार्टिकल्स को काफी पास लाना है और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगवाना है। ऐसा कुछ समझ सकते हो आप लोग, है ना। तो हम प्रेशर की हेल्प से किस तरीके से गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर प्रेशर को इंक्रीज करने पर गैस लिक्विफाई क्यों होती है, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना। तो कैसे समझेंगे हम उसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ओके, तो देखो यहां पर डायग्राम में मैंने क्या बनाया, एक सिलेंडर बनाया। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है सभी को पता है ना। और उस सिलेंडर के अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है और गैस के ये पार्टिकल्स हैं। ओके,
फिर देखो गैस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पिस्टन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम पुश कर सकते हैं। मतलब ये जो पिस्टन है वो क्या है, मूवेबल है ना। जिस तरीके से आप लोगों ने इंजेक्शन में देखा होगा, इंजेक्शन में पिस्टन होता है जिसको प्रेस करके इंजेक्शन लगाया जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर सिलेंडर है और सिलेंडर में गैस भरी हुई है और गैस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पिस्टन प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो इनिशियली गैस जो यहाँ पर प्रेजेंट है, उस गैस के पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, एकदम फ्रीली मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स इस सिलेंडर की वॉल से टकरा रहे हैं, और टकराएंगे तो क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये गैस क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है ना। तो इसी प्रेशर की वजह से ये पिस्टन रुका हुआ है, मींस ये पिस्टन नीचे आना चाहता है, लेकिन इस गैस के द्वारा क्या अप्लाई किया जा रहा है, प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये पिस्टन कौन से डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों प्रेशर क्या है, अभी इक्वल है, और इसी वजह से पिस्टन क्या है, क्या बोलते हैं, रेस्ट पर है, स्टेशनरी है ना। तो अभी इनिशियली पिस्टन जितना प्रेशर लगा रहा है उतना ही प्रेशर गैस भी अप्लाई कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, और पिस्टन रुका हुआ है, ठीक है। अब ये है इनिशियल कंडीशन। अब इस इनिशियल कंडीशन में गैसियस पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं और उनके बीच में गैप काफी ज्यादा है, ओके। फिर देखो जब हम इसको ऊपर से पुश करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मींस प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो जब हम प्रेशर ऊपर से बढ़ाएंगे तो गैस का भी प्रेशर नीचे से क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, मींस गैस भी अपना प्रेशर बढ़ा देगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने जब बाहर से प्रेशर बढ़ाया तो गैस भी अंदर से क्या कर रही है, प्रेशर बढ़ा रही है, इट मींस गैस का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, गैस का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब हम पिस्टन को पुश करेंगे तो गैस कंप्रेस हो रही है, और गैस के कंप्रेशन की वजह से गैस का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हम इसको कंटिन्यूअसली कंप्रेस करते जा रहे हैं, कंप्रेस करते जा रहे हैं, मींस प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर हाई प्रेशर होगा, जिस हाई प्रेशर पे सारी की सारी गैस इकट्ठी होकर क्या बनने लग जाएगी, लिक्विड स्टेट बनने लग जाएगी, या फिर लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगी, है ना। तो हमें एक पर्टिकुलर हाई प्रेशर पे, हमने यहाँ बहुत हाई प्रेशर लगा दिया मान लो, है ना। तो हाई प्रेशर पे पूरे पार्टिकल्स क्या हो गए, इकट्ठे होकर क्या बन गए, लिक्विड बन गए, और गैस क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने उसको पुश किया, कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने पर पार्टिकल्स पास पास आए, और जब हमने काफी ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो पार्टिकल्स इतने पास पास आ गए कि उनके बीच में क्या लगने लग गया, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग गया। क्यों, क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब लगता है, जब पार्टिकल्स काफी पास पास होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हमने क्या किया, उस गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स को बहुत पास पास लेकर आए, और बहुत पास पास लेकर आने के लिए हमें क्या करना पड़ा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो अब होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेशर को इंक्रीज करने पर सब्सटेंस की गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट क्यों हो जाती है, ठीक है। तो एक फाइनल टच देते हैं हम कि गैसियस स्टेट में प्रेशर अप्लाई करने पर गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उस वजह से उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है, किस पर, हाई प्रेशर की कंडीशन पर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की लगने की वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और एक्यूमुलेशन की वजह से क्या आ जाती है, लिक्विड स्टेट आ जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, ठीक है। फिर देखो मैं आप लोगों को यहां पर एक और बात बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि सारी की सारी गैस प्रेशर अप्लाई करने पर क्या हो जाए, लिक्विफाई हो जाए, ठीक है। मींस हर एक गैस केवल प्रेशर अप्लाई करने से ही लिक्विफाई नहीं होती, कुछ गैस ऐसी होती है जिसको कितना भी कंप्रेस कर लो, कितना भी प्रेशर लगा लो, कितना भी हाई प्रेशर डाल दो, वो गैस लिक्विफाई नहीं होती, ठीक है। कौन सी कंडीशन पे, रूम टेम्परेचर की कंडीशन पे, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई,
हीलियम गैस हो गई, नियॉन गैस हो गई। तो ये गैसें या फिर ये गैसेस हम रूम टेम्परेचर पे जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो चाहे कितना भी हाई प्रेशर लगा लो वो लिक्विफाई नहीं होती है ना। और कुछ गैसेस होती हैं जिनको रूम टेम्परेचर पे प्रेशराइज करेंगे तो वो आसानी से क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। जैसे अमोनिया गैस है ना, आप लोगों ने लिक्विड अमोनिया सुना होगा। ओके, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई बात समझ में। वैसे ही नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज N2O, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, अमोनिया गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। तो ये गैस क्या हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे ही हाई प्रेशर अप्लाई करने से लिक्विफाई हो जाती है। लेकिन ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये गैस कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं होती। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो, तो ऐसा क्यों होता होगा, तो वो इस वजह से होता होगा कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे गैसियस सब्सटेंस के पार्टिकल्स की स्पीड दैट मींस काइनेटिक एनर्जी हाई होती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से पार्टिकल्स का मोशन काफी ज्यादा होगा, काफी ज्यादा स्पीड से पार्टिकल्स मूव करेंगे। ठीक है, तो अगर पार्टिकल्स अगर बहुत पास पास भी हैं तो वो क्या हो रहे हैं, हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पार्टिकल यहां पर है और एक दूसरा पार्टिकल यहां पर है, काफी पास पास है, लेकिन वो बहुत स्पीडली एक दूसरे के आसपास से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो उनको टाइम नहीं मिलेगा एक दूसरे से अट्रैक्ट होने के लिए, है ना। मींस एक पार्टिकल यहां पर है और दूसरा पार्टिकल यहां पर है, काफी पास पास है, लेकिन ये बहुत स्पीड से इधर जा रहा है और ये बहुत स्पीड से इस तरफ जा रहा है। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना था उसके लिए टाइम नहीं मिल पाया उनको, मतलब उनको अट्रैक्ट होने के लिए टाइम नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है, तो हम क्या सोच रहे हैं अब कि किसी ना किसी तरीके से इनकी स्पीड को कम कर दे, पार्टिकल की स्पीड को कम कर दे। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, तो हमें पता है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमने पहले बहुत बार पढ़ लिया है ना। तो हम जब टेम्परेचर कम करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। अब जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी तो उनकी स्पीड भी कम होने लगेगी। तो हमारे पास चांसेस बढ़ जाएंगे कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग पाए, है ना, और वो क्या हो जाए, लिक्विफाई हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसे सिचुएशन में मीन्स ऐसी गैस जिन पर केवल प्रेशर अप्लाई करने से ही काम नहीं चलता, मीन्स केवल प्रेशर अप्लाई करने से ही वो लिक्विफाई नहीं होती, तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, हमें पहले टेम्परेचर कम करना पड़ता है, उसके बाद फिर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। तो वो क्या कराएगा, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो उसको समझते हैं, है ना। तो देखो, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्पीड, पार्टिकल्स की स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। अब अगर पार्टिकल्स की स्पीड कम होने लगेगी तो जो पार्टिकल्स इधर से उधर मूव कर रहे थे वो काफी स्लो स्पीड से मूव करेंगे। तो स्लो स्पीड से मूव करेंगे तो हो सकता है कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना था उसके लिए उनको अच्छा खासा टाइम मिल जाए और वो क्या हो जाएंगे, पार्टिकल एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे एक हाई प्रेशर पे। ठीक है, तो उसी का कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पर हम। तो देखो, मान लो हमारे पास एक गैस है, गैस ए, ओके, वो कौन सी कंडीशन पर है, रूम टेम्परेचर की कंडीशन पर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस गैस का प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया, प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो और टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं ना, ध्यान रखना टेम्परेचर उतना का उतना ही है, रूम टेम्परेचर ही है। ओके, तो एक पर्टिकुलर हाई प्रेशर पे हमें क्या मिली, गैस की लिक्विड स्टेट मिली, मतलब गैस क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई। कौन सी कंडीशन पे, रूम टेम्परेचर। ठीक है, तब तो अच्छी बात है, हाँ भाई कि गैस ए क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई, उसके लिए टेम्परेचर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। लेकिन मान लो हमारे पास कोई गैस है बी, ओके, तो उस गैस का हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूअसली प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं।
लेकिन हमें कोई गैस कोई लिक्विड नहीं मिल रहा, मीन्स कोई फायदा ही नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करके फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे, है ना। तो उसका कॉन्सेप्ट देखो, गैस बी रूम टेम्परेचर पे, ओके, रूम टेम्परेचर मीन्स ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर रूम टेम्परेचर का काम नहीं चला, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम करके प्रेशर बढ़ाया, है ना। तो टेम्परेचर को कम कर दिया और लेट्स सपोज कितना हो गया, 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब 22 डिग्री सेल्सियस पर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट किया, मींस प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट किया। तो 22 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो भी कोई काम नहीं चल रहा। फिर हम क्या करेंगे, और टेम्परेचर कम करेंगे, फिर हमने टेम्परेचर को और कम कर दिया, ठीक है, और कितना कर दिया, 20 डिग्री सेल्सियस। फिर प्रेशर बढ़ाया, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं चला, है ना। फिर हमने क्या किया, फिर टेम्परेचर कम किया। फिर टेम्परेचर कम करने पर हमने कितना टेम्परेचर ले आए, 18 डिग्री सेल्सियस ले आए। ठीक, अब उसके बाद हमने प्रेशर अप्लाई किया, तो एक पर्टिकुलर हाई प्रेशर पे क्या हो गई, गैस लिक्विफाई हो गई। मीन्स 18 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो एक पर्टिकुलर हाई प्रेशर पे हमें क्या मिला, लिक्विड स्टेट मिली, इसकी गैस बी की। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस, वो क्या कहलाएगा, इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। ठीक है, then in this situation this temperature is known as critical temperature of gas B। आई बात समझ में। अब ये बताओ आप लोग, क्या इस टेम्परेचर के ऊपर किसी टेम्परेचर पे, मीन्स इस टेम्परेचर से किसी ज्यादा टेम्परेचर पे वो गैस लिक्विफाई हो रही थी क्या, नहीं हो रही थी। मीन्स 20 डिग्री पर भी हमें प्रेशर अप्लाई करने पर कोई लिक्विड नहीं मिला। ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस पर भी हमें प्रेशर अप्लाई करने पर कोई लिक्विड नहीं मिला, 25 पे भी कोई लिक्विड नहीं मिला। ठीक है, लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस पर क्या मिला, हाई प्रेशर पे लिक्विड स्टेट मिला। तो ये बताओ, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करके हमने 17 डिग्री कर दिया तो क्या हमें गैस की लिक्विड स्टेट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जब वो 18 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विफाई हो गई हाई प्रेशर पे, तो ऑब्वियस सी बात है उससे कम टेम्परेचर पे भी क्या होगी, लिक्विफाई होगी। तो 17 डिग्री सेल्सियस पर भी हाई प्रेशर पे क्या होगी, गैस लिक्विफाई हो जाएगी, मीन्स गैस की लिक्विड स्टेट हमें डेफिनेटली मिलेगी। वो अलग बात है कि हमें उतना प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा जितना प्रेशर इस केस में हमने अप्लाई किया था, आसानी हो जाएगी हमारे लिए, है ना। तो देखो 18 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर हुआ गैस का तो हम उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। ठीक है, और उस टेम्परेचर को क्या कहा जा रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जा रहा है। मीन्स किसी गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर या फिर उस टेम्परेचर से हाई किसी टेम्परेचर पे कोई गैस प्रेजेंट होगी तो उस गैस को हम लिक्विफाई प्रेशर अप्लाई करके नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे गैस प्रेशर लगाने पर क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मान लो गैस सी है। ठीक है, तो गैस सी को हमने 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशराइज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, तो हमें लिक्विड नहीं मिला। ठीक है, फिर हमने 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर इंक्रीज किया तो भी हमें कोई लिक्विड नहीं मिला। ठीक है, फिर हमने टेम्परेचर और कम किया, 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया, प्रेशर अप्लाई किया, लिक्विड नहीं मिला। ठीक है, फिर और टेम्परेचर कम किया, 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, प्रेशर अप्लाई किया, लिक्विड नहीं मिला। फिर और टेम्परेचर कम करना पड़ा, 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, प्रेशर बढ़ाया, लिक्विड नहीं मिला। ठीक है, फिर और कम किया, 3 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर अप्लाई किया, लिक्विड मिला।
तो देखो यहां पर कितनी मेहनत लग गई, है ना। और 3 डिग्री सेल्सियस क्या है, इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो अब बताओ यहां ज्यादा मेहनत लगी कि यहां पर ज्यादा मेहनत लगी लिक्विफाई करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है गैस सी को लिक्विफाई करना ज्यादा डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर कम आ रहा है, ठीक है। और यहां पर कम मेहनत लगी थी, मींस इस गैस को लिक्विफाई करना रिलेटिवली ज्यादा आसान था। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा था, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उस गैस को लिक्विफाई करना आसान होता है, ठीक है। और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है उस गैस को लिक्विफाई करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। दैट इज हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस easier will be its liquefaction। आई बात समझ में, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, है ना। तो एक बार वापस से समराइज कर लेते हैं। हमने सपोज किया गैस बी रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं हुई प्रेशर अप्लाई करने पर, ओके। फिर हमने टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करने पर भी प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विड नहीं मिल रही। फिर हमने टेम्परेचर और कम किया, टेम्परेचर कम करते गए कम करते गए और 18 डिग्री सेल्सियस पर गैस हाई प्रेशर पे क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई, है ना। तो ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। और इस टेम्परेचर के ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो इतना नोट करिए, फिर इसके बाद हम डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, ओके। अब देखो यहां पर मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन मेंशन कर दी है, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस अबव व्हिच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। मींस क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का वो टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर वो गैस अगर प्रेजेंट होगी तो हम उसको प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे अवेलेबल है तो हम उसको प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है ना, और हम है रूम टेम्परेचर पे दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो हम क्या है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा मान लो आसपास का एनवायरमेंटल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो वो लिक्विफाई होगी नहीं, इसका मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पर वो गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी, है ना। तो सिंपल भाषा में क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे अगर गैस अवेलेबल है तो हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पे वो गैस प्रेजेंट है तो उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, ओके। तो यहां पर देखो कुछ गैस है जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर को मैंने मेंशन कर दिया है ना। और एक और चीज, क्रिटिकल टेम्परेचर का सिंबल होता है TC, T रिप्रेजेंट टेम्परेचर, C रिप्रेजेंट क्रिटिकल, ओके। फॉर एग्जांपल अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर 132.4, नाइट्रस ऑक्साइड का 36.5, जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस गैस को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस, हंसी आती है उससे, है ना। चलिए फिर देखो कार्बन डाइऑक्साइड का 31.4 और ऑक्सीजन का -118 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का भी माइनस है 147 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो अब देखो इनमें से कौन सी गैस है जो गैस आसानी से या फिर नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना होगा, ऐसी गैस ढूंढनी होगी जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि हम उसके क्रिटिकल हमें क्या होना पड़ेगा, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रहना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई हो जाती है, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर होगा तो लिक्विफाई नहीं होगी, है ना। तो इसमें से ढूंढो कौन सी गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। तो कौन सी गैस, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये तीनों गैस क्या हो सकती है, रूम टेम्परेचर पे हाई प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विफाई हो सकती है। लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस देखो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर माइनस पे है, मींस रूम टेम्परेचर से बहुत कम है। इसका मतलब हमें उस गैस के टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा,
हम रूम टेम्परेचर पे उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों गैस रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं होगी और ये तीनों गैस रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इन पांचों गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर के बेसिस पर आप लोगों को ये बताना है कि कौन सी गैस, इन पांचों में से कौन सी गैस है जो कि सबसे आसानी से लिक्विफाई होगी और कौन सी गैस है जो कि सबसे डिफिकल्टी से लिक्विफाई होगी प्रेशर अप्लाई करने में। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, है ना। फिर अब देखो एक और कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर किसे कहते हैं, है ना। तो देखो, मान लो कोई गैस है, उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अगर वो गैस इनिशियली कहां प्रेजेंट है, रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम 25 डिग्री सेल्सियस पर तो उसको प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गैस का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, है ना। तो गैस का टेम्परेचर हमें कहां तक कम करना पड़ेगा, 20 डिग्री सेल्सियस तक कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने गैस को कौन सी कंडीशन में ले आया, फाइनली हमने गैस को फाइनली 20 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ गए, है ना। अब देखो 20 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं, है ना। नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। ठीक है, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इनिशियली, अरे एक सेकेंड, 1 atm है, फिर प्रेशर हमने इंक्रीज किया, 2 atm कर लिया, फिर 3 कर लिया, फिर 4 कर लिया, है ना। फिर ऐसे करते करते हमने प्रेशर बढ़ा दिया और एक हाई प्रेशर पे, लेट्स सपोज 25 atm, 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होगी, गैस लिक्विफाई होगी। मीन्स हमें कौन सी स्टेट मिल गई, लिक्विड स्टेट मिल गई। ठीक है, तो ये एक ऐसा मिनिमम प्रेशर है जिस मिनिमम प्रेशर पे गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर पे हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर होता है जिसको अप्लाई करने पर उस गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर पे हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। मीन्स क्रिटिकल प्रेशर भी कौन से कंडीशन में डिफाइंड होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन में डिफाइंड होता है। मीन्स अगर कोई गैस इनिशियली क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन में अवेलेबल है तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे लगाया गया वह मिनिमम प्रेशर, जिस मिनिमम प्रेशर पे गैस क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई। ठीक है, मैं मिनिमम प्रेशर क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो भी वो लिक्विफाई होगी। मतलब मैं 26 atm लगाऊंगा तो भी लिक्विफाई होगी, 27 लगाऊंगा तो मैक्सिमम तो मैं कितना भी कर सकता हूँ, लेकिन मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, 25 लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से क्रिटिकल प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर होता है जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी गैस पर अप्लाई करने पर गैस को लिक्विफाई कर देता है। ठीक है, चलिए, तो ये होमवर्क आप लोग सॉल्व कर लेना, है ना। क्रिटिकल प्रेशर हम डिफाइन कर लेते हैं। तो क्रिटिकल प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर applied to a gas at its critical temperature so that gas becomes liquefied। ठीक है, तो क्रिटिकल प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर होता है जिसको हम गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर पे अप्लाई करते हैं तो उससे गैस क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। ठीक है, चलिए फिर देखो एक और कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल वॉल्यूम का, है ना। तो देखो क्रिटिकल वॉल्यूम किसको बोलेंगे,
तो जब कोई पर्टिकुलर गैस क्रिटिकल टेम्परेचर पे प्रेजेंट है और क्रिटिकल प्रेशर जब हमने उस पर अप्लाई कर दिया, तो क्रिटिकल प्रेशर अप्लाई करने पर जितना भी वॉल्यूम कलेक्ट होगा उस गैस का लिक्विड स्टेट में, तो वो वॉल्यूम क्या कहलाता है? क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कलेक्टेड एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा क्रिटिकल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल प्रेशर का कॉन्सेप्ट और क्रिटिकल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये ओवरऑल टॉपिक क्या रहता है? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ठीक है, या फिर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, अब तक इसको नोट कर लो। चलिए अब हम समझते हैं इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखो इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो तो भी वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। मींस लिक्विड वेपोराइज होगा नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम इवेपोरेशन कहेंगे। ठीक है, मींस लिक्विड का कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है अभी, है ना? लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रखा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ लिक्विड की वेपर बनते जाएगी और एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होते जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन कहेंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन हमने वाटर को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में रखा है, बट फिर भी क्या होता है? वाटर धीरे धीरे वेपोराइज होकर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होता जाता है। मीन्स वहां पर भी क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसको सिंपल से एग्जांपल से रिलेट करो ना, कि जब हम गीले कपड़ों को बाहर सुखाते हैं तो समय के साथ वो कपड़े क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ? कपड़ों में पानी था, वो पानी धीरे धीरे वेपोराइज होकर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो गया, तो वहां पर भी क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ। ठीक है, अब बाहर थोड़ी ना 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, बाहर तो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस, और अगर अपन गर्मी का मौसम ले लें तो गर्मी के मौसम में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है। ठीक है, मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर भी क्या हो गया? वाटर वेपोराइज हो गया, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन कहेंगे। ठीक है, फिर वैसे ही आप लोग एक बार एग्जांपल लो, मान लो आप लोगों ने अपनी बाइक में पेट्रोल भराया। ठीक है, अब लेकिन पेट्रोल भराने के बाद आप लोगों ने पेट्रोल टंकी का ढक्कन लगाना भूल गए, है ना? तो उसके बाद क्या होगा? कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ समय के बाद वहां से पेट्रोल गायब हो जाएगा। मीन्स टंकी में से पेट्रोल गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि पेट्रोल जो कि लिक्विड होता है वो धीरे धीरे वेपोराइज होकर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पर भी क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जब कभी लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपोराइज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इवेपोरेशन को टेक्निकल तरीके से, मींस इवेपोरेशन के और कॉन्सेप्ट्स जानते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, इवेपोरेशन क्या होगा? एक सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इट मीन्स इवेपोरेशन में लिक्विड के कौन से पार्टिकल्स वेपोराइज होते हैं। ठीक है, उसको समझेंगे हम। तो देखो हमने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं ये वाटर है। ओके, तो वाटर कंटेनर में भरा हुआ है। ठीक है, अब ये बताओ वाटर का कौन सा पार्ट एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहां तो कंटेनर था, ये भी कंटेनर का बेस है और ये भी कंटेनर की वॉल है ना? लेकिन यहां पे देखो इस पर्टिकुलर स्पेस में, इस पर्टिकुलर पार्ट में ये जो लेयर है वाटर की, मींस वाटर की जो टॉप सरफेस है, वो टॉप सरफेस एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है। ठीक है, तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड का जो पार्ट या फिर जो सरफेस एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है
वो पार्ट या फिर वहां के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेपोराइज होते हैं। मींस वहां के पार्टिकल्स वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वाटर का ये सरफेस क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इस सरफेस के पार्टिकल्स क्या होंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, इस तरीके से। और वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद मतलब उसकी गैसेस स्टेट आ गई, और गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स तो क्या होते हैं, बिंदास होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो इधर उधर बाहर निकलने के बाद इधर उधर फैल जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इवेपोरेशन में क्या होता है, सरफेस के पार्टिकल्स वेपोराइज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, इसको समझते हैं। मींस इवेपोरेशन से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब उसको समझते हैं हम। तो देखो, हमने देखा कि इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है या फिर कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। मींस इवेपोरेशन में लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, अब वो इवेपोरेशन किस तरीके से प्रोसीड होता है उसको समझते हैं। तो देखो, यहां पर वाटर है, और वाटर किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब वो पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, है ना, और मूव करते वक्त मींस इधर उधर घूमते वक्त वो एक दूसरे से क्या होंगे, कोलाइड होंगे। ठीक है, और कोलाइड होकर वो क्या करेंगे, सरफेस के पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इट मींस जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट से कौन सी एनर्जी डेवलप हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड हो रहे थे तो कोलिजन के टाइम पे कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, सरफेस के पार्टिकल्स से कोलाइड हुए, है ना, और सरफेस के पार्टिकल्स उस कोलिजन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके क्या हुए, बाहर ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, इस वाटर की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। अब जब काइनेटिक एनर्जी वाटर की थोड़ी सी कम हो जाएगी तो वाटर का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर कम होगा तो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इवेपोरेशन से कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लो ना, जब हम मटकी में पानी भरते हैं तो किस पर्पस के लिए भरते हैं, पानी को ठंडा करने के लिए भरते हैं। ठीक है, तो मटकी में जब पानी भरा जाता है तो मटकी का पानी धीरे धीरे जो मटकी के पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से इवेपोरेट होते हैं बाहर एटमॉस्फेयर में, है ना, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, और बहुत कम पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, तो उस इवेपोरेशन की वजह से मटकी के अंदर का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या कॉज करता है, कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। आई बात समझ में? चलिए, तो इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। मींस वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर किसी लिक्विड की इवेपोरेशन की रेट डिपेंड करती है। ओके, तो देखो, रेट ऑफ इवेपोरेशन मींस स्पीड ऑफ इवेपोरेशन। मींस कोई लिक्विड कितने स्पीड से इवेपोरेट होता है, तो वो क्या कहलाती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड ए के 100 पार्टिकल्स को इवेपोरेट होने के लिए लगता है 1 घंटा। ठीक है, और लिक्विड बी के 100 पार्टिकल्स को इवेपोरेट होने के लिए लगता है 5 घंटा। तो ये बताओ कौन सा लिक्विड स्पीड से इवेपोरेट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड ए के इवेपोरेशन की स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके 100 पार्टिकल्स को इवेपोरेट होने के लिए केवल 1 घंटा लग रहा है, और लिक्विड बी के 100 पार्टिकल्स को इवेपोरेट होने के लिए 5 घंटा लग रहा है। मींस लिक्विड बी लेट से इवेपोरेट होगा और लिक्विड ए जल्दी इवेपोरेट होगा। तो लिक्विड ए के इवेपोरेशन की रेट ज्यादा और लिक्विड बी के इवेपोरेशन की रेट कम। ठीक है, तो देखो, तो हम रेट ऑफ इवेपोरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इवेपोरेटेड पर यूनिट टाइम। ओके, चलिए अब देखो डिस्कस करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर किसी लिक्विड के रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करती है।
ओके, तो देखो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, मींस लिक्विड कैसा है, मींस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है ना। तो देखो सिंपल सा सेंस है कि जिस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो उस लिक्विड के पार्टिकल्स आसानी से वेपोराइज नहीं होंगे या फिर कम वेपोराइज होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उस लिक्विड की रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगी। ओके, और जिस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो उसके पार्टिकल्स तो आसानी से क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे और वेपोराइज हो जाएंगे, है ना। और उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, उसके रेट ऑफ इवोपरेशन की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकला कि रेट ऑफ इवेपोरेशन of liquid is inversely proportional to inter-particle force of attraction। ठीक है, मीन्स जिस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उस लिक्विड का रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा। ठीक है, और जिस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उस लिक्विड के रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा। आई बात समझ। फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे बताओ कि पेट्रोल और वाटर दोनों को अलग अलग कंटेनर में रख दें, ठीक है, तो कौन सा लिक्विड जल्दी उड़ेगा, मीन्स कौन सा लिक्विड ज्यादा इवोपरेट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल जल्दी उड़ता है, जल्दी इवोपरेट होता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। ठीक है, और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। तो इट मींस पेट्रोल विल इवोपरेट क्विकली एज कंपेयर टू वाटर, देयरफॉर रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल इज हायर एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, यहाँ पर पेट्रोल की रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगी और वाटर की कम होगी। ठीक है, तो ये था पहला फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। मींस टेम्परेचर पे किस तरीके से लिक्विड की रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड करेगी। ओके, अब देखो इसको आप लोग सिंपल से एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो कि गर्मी के मौसम में गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं और ठंडी के मौसम में गीले कपड़े लेट से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज्यादा होता है और सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे लिक्विड के इवोपरेशन की रेट ज्यादा होती है और लो टेम्परेचर पे लिक्विड के इवोपरेशन की रेट कम होती है, और इसी वजह से गर्मी के मौसम में गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं और ठंडी के मौसम में गीले कपड़े लेट सूखते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ इवोपरेशन का कैसा रिलेशन है? तो डायरेक्ट रिलेशन है, दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन is directly proportional to temperature, means on increasing the temperature rate of evaporation increases or on decreasing the temperature rate of evaporation decreases। आई बात समझ। और इसी वजह से गर्मी के मौसम में गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज्यादा होता है और ठंडी के मौसम में टेम्परेचर कम होने की वजह से कपड़े लेट सूखते हैं। ठीक है, चलिए, और ऐसा भी समझ सकते हो आप लोग कि गर्मी के मौसम में नदियों का पानी या फिर तालाब का पानी जल्दी सूखता है और ठंडी के मौसम में नॉर्मली इवोपरेशन की रेट कम होती है, इस वजह से वहां पर पानी उतने जल्दी सूखता नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अगला फैक्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज विंड स्पीड। मींस लिक्विड के आसपास की एयर की स्पीड किस तरीके से लिक्विड के इवापोरेशन की रेट को अफेक्ट करती है उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखो जब लिक्विड के आसपास की एयर ज्यादा स्पीड से मूव करती है तो लिक्विड की बनी हुई वेपर्स को लेके चले जाती है, जिससे और लिक्विड वेपोराइज होता है।
और जिससे लिक्विड की वेपोराइजेशन या फिर इवापोरेशन की रेट बढ़ जाती है। आई बात समझ में? और जब लिक्विड के आसपास की एयर स्पीड से मूव नहीं करते तो उस वक्त लिक्विड की जो वेपर्स बनती है वो वेपर वहीं पे इकट्ठा हो जाती है और जिससे फिर फर्दर वेपर्स नहीं बन पाती और जिससे फिर लिक्विड की रेट कम हो जाती है। इसका मीनिंग क्या निकला कि जब लिक्विड के आसपास की विंड स्पीडली मूव करेगी तो लिक्विड की रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज्यादा होगी और जब लिक्विड के आसपास की विंड स्लो मूव करेगी तो उस सिचुएशन में लिक्विड की रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ विंड अराउंड द लिक्विड। ओके, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट था या फिर रिलेशन था किसके बीच में? विंड स्पीड और रेट ऑफ इवेपोरेशन के बीच में। ओके, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं अगला फैक्टर, दैट इज सरफेस एरिया। मींस सरफेस एरिया पे किसी लिक्विड की रेट ऑफ इवेपोरेशन किस तरीके से डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखो, हमें पता है कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है। मींस इवेपोरेशन में लिक्विड के केवल सरफेस के पार्टिकल्स ही वेपोराइज होते हैं। ठीक है, इट मींस लिक्विड का जितना ज्यादा सरफेस अवेलेबल होगा उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स वेपोराइज होंगे और जितने ज्यादा पार्टिकल्स वेपोराइज होंगे उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी। आई बात समझ में? अब देखो, इसको सिंपल से एग्जांपल से रिलेट करो। यहां पे हमने दो डिफरेंट कंटेनर बनाए हैं और दोनों कंटेनर में वाटर फिलअप किया है। ठीक है, अब देखो, इस कंटेनर में वाटर का केवल इतना ही सरफेस अवेलेबल है, तो केवल इतने ही सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, है ना। और इस कंटेनर में देखो इतना सरफेस अवेलेबल है जो कि इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी और यहां पर सरफेस एरिया कम है तो यहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी। ठीक है, फिर इसको आप लोग एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो कि अगर हम गर्म पानी को ग्लास में लें और ठंडा करने की कोशिश करें, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, है ना। फिर अगर हम गर्म पानी को एक प्लेट में लें तो उसको ठंडा होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो ये बताओ कौन से केस में पानी जल्दी ठंडा होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, प्लेट में रखा हुआ पानी जल्दी ठंडा होगा क्योंकि प्लेट में रखे हुए पानी का ज्यादा सरफेस अवेलेबल है इवेपोरेशन के लिए। ठीक है, और ग्लास में रखे हुए पानी के लिए कम सरफेस अवेलेबल है इवेपोरेशन के लिए। ठीक है, तो ग्लास में रखा हुआ पानी देरी से ठंडा होगा और प्लेट में रखा हुआ पानी जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है ना। अब देखो, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन is directly proportional to surface area of liquid। ठीक है, तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड द सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम अगला फैक्टर, दैट इज ह्यूमिडिटी। मींस ह्यूमिडिटी का रेट ऑफ इवेपोरेशन से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब ह्यूमिडिटी का डिस्कशन करते हैं तो उस वक्त स्पेसिफिकली रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर का डिस्कशन चलता है। मींस हाउ रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो, ह्यूमिडिटी मींस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होगी वाटर वेपर की उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी और जितनी कम क्वांटिटी प्रेजेंट होगी वाटर वेपर की उतनी कम ह्यूमिडिटी होगी। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जब आसपास ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तब हमें पसीना ज्यादा आता है और साथ ही साथ हमें चिपचिपापन ज्यादा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो पसीना निकल रहा है वो पसीना इवेपोरेट नहीं हो पाता।
क्यों नहीं इवोपरेट हो पाता? क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, मींस आसपास का एटमॉस्फेयर या फिर आसपास की एयर पहले से ही सैचुरेटेड है। ठीक है, इस वजह से पसीना ज्यादा इवोपरेट नहीं हो पाता, और पसीना जब ज्यादा इवोपरेट नहीं हो पाएगा तो वो हमारी बॉडी से ही चिपका हुआ रहेगा, और जब हमारी बॉडी से ही चिपका हुआ रहेगा तो हमें चिपचिपापन महसूस होगा। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका ह्यूमिडिटी का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा। इट मींस ह्यूमिडिटी ज्यादा तो हमें पसीना ज्यादा आएगा, और पसीना इवोपरेट जल्दी से नहीं हो पाएगा, या फिर कम इवोपरेट होगा, मींस इवोपरेशन की रेट कम होगी। ठीक है, तो देखो, तो हमारे पास रिलेशन क्या बना? रेट ऑफ इवेपोरेशन of water is inversely proportional to humidity। मीन्स अगर उमस ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवोपरेशन। ठीक है, फिर अब डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। मींस बॉइलिंग और इवोपरेशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो कॉमन चीज क्या है? फेज कन्वर्जन, स्टेट कन्वर्जन। मींस बॉइलिंग में भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन होता है, और इवोपरेशन में भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये सिमिलैरिटी है, लेकिन डिफरेंस क्या है तो उसको देखो। तो डिफरेंस ये है कि इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। मींस इवोपरेशन जब होगा तो लिक्विड के केवल सरफेस के पार्टिकल्स ही इवोपरेट होंगे। ठीक है, लेकिन जब बॉइलिंग होता है तो बॉइलिंग कैसा फिनोमिना है? बल्क फिनोमिना है। बल्क मींस एंटायर लिक्विड, है ना? तो बॉइलिंग होगा तो एंटायर लिक्विड बबल्स के फॉर्म में इवोपरेट होकर वेपर बनेगा। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, मींस इवोपरेशन और बॉइलिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की। मींस दोनों में सिमिलर क्या है? तो सिमिलर क्या है? स्टेट कन्वर्जन का। मींस बॉइलिंग में भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन होता है, और इवोपरेशन में भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये उसमें सिमिलैरिटी है, लेकिन डिससिमिलैरिटी या फिर डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। मींस इवोपरेशन में केवल लिक्विड के सरफेस पार्टिकल्स ही इवोपरेट होते हैं। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग में पूरा का पूरा लिक्विड बॉइल होता है। मींस बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमिना है। बल्क मींस एंटायर लिक्विड। ठीक है, तो जब बॉइलिंग होगा तो सारा का सारा लिक्विड क्या होगा? वेपोराइज होगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है ना? फिर देखो अगला डिफरेंस, इट अकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। मींस इवोपरेशन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी प्रोसीड होता है। ठीक है, मींस इवोपरेशन लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे प्रोसीड होता है। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग केवल बॉइलिंग टेम्परेचर दैट इज बॉइलिंग पॉइंट पे ही प्रोसीड होगा। ठीक है, मींस बॉइलिंग प्रोसेस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसीड होता है। ठीक है, लेकिन इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ओके, चलिए अब देखो अगला डिफरेंस, इवोपरेशन इज अ स्लो प्रोसेस। मींस इवोपरेशन काफी धीरे धीरे प्रोसीड होता है, लेकिन बॉइलिंग क्या होगा? फास्ट प्रोसेस होगा। ठीक है, मींस बॉइलिंग जब होगा तो फटाफट होता है ना? मतलब अगर हम इवोपरेशन से कंपैरिजन करें तो इवोपरेशन के कंपैरिजन में बॉइलिंग ज्यादा स्पीड से प्रोसीड होती है। ठीक है, चलिए फिर देखो अगला, इट कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। मींस जब इवोपरेशन होता है तो इवोपरेशन होने पर लिक्विड का टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, मींस टेम्परेचर चेंजेस आते हैं, है ना? और लिक्विड का टेम्परेचर कम होने पर वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कब? जब इवोपरेशन होता है। ओके, लेकिन जब बॉइलिंग होता है तो हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली बाहर से हीट सप्लाई करते हैं,
तो बाहर से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। मीन्स बॉइलिंग में हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है और इवापोरेशन में कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, इवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और अब आप लोग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, और जितने भी वीडियोस बने उन सारे वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लो और जहां भी दिक्कत आ रही हो, जहां भी डाउट हो, उसको आप लोग पूछ सकते हो। ओके, चलिए ठीक है, तो टेस्ट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो।